नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। आपको और आपके दर्शकों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, अमेरिका क्या अपनी खुराफातें कभी कम करेगा? एक वॉर से बाहर नहीं निकलता है और दूसरी तरफ वॉर शुरू कर देता है। ये वेनेजुएला वाला मामला क्या है? क्या सच में वहां पर ड्रग कार्टेल चल रहा है या फिर वहां के तेल पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका? अंजू देखिए, आज जो अमेरिका की परिस्थिति है वो जहां पर भी एनर्जी सोर्सेस या रेयर अर्थ मिनरल्स की को सूंघ लेता है, वहां पर जाकर के अपना किसी ना किसी तरीके से आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक नारा देकर के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे और उनको यह लगता है कि वो जहां पर भी जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। ये जो वेनेजुएलन राष्ट्रपति हैं वो वामपंथी विचारधारा के हैं और उसकी वजह से अमेरिका को वहां पर परेशानी है और इस वजह से वो वहां पर अपनी सेनाएं भेजना चाह रहे हैं। जो साउथ कैरेबियन वाटर्स हैं वेनेजुएला के बॉर्डर के साथ साथ, वहां पर इन्होंने अपनी नेवी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल क्लियर है, ये कोर्शन है, ये उनको दबाने का प्रयास है और उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम दादा हैं, हमारी बात आप मानिए, अगर नहीं मानेंगे तो हम अपने मनमाने तरीके से आपके साथ डीलिंग करेंगे। ये बात। तीसरी जो सबसे जरूरी बात है वो समझने की है, क्योंकि ट्रंप क्या चाह रहे हैं कि इधर लड़ाई कराओ, उसको सुलझा दो, अपना नाम ले लो, जैसे कि थाईलैंड और कंबोडिया में करवाया, और कहीं लड़ाई लड़वाओ, उसको सुलझाने का अपना क्रेडिट ले लो और अपना नोबेल प्राइज के काउंटडाउन में 2 मीटर में 2 पॉइंट और बढ़ा लो। और उनके ऊपर उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसका दबाव है। आज आप देखें कि किस तरह से अमेरिका के वेपन सिस्टम्स पूरा यूरोप खरीद रहा है। पूरा यूरोप जो यूक्रेन में जा रहे हैं उसके पैसे यूरोप दे रहा है। पूरे दुनिया के हर कोने में अमेरिका की जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो पूरी तरह वो बेचने की कोशिश कर रहा है और जो भी उससे अपना उसका सामान चाहे ठीक हो या ना हो नहीं खरीद रहा है, उसके ऊपर वो दबाव डाल रहे हैं, चाहे वो दबाव टैरिफ के मार्फत हो, चाहे वो दबाव किसी और तरीके से हो। तो ऑल इन ऑल अमेरिका का ये हेजेमनिस्टिक रवैया है और वो ये चाहते हैं कि दुनिया के तमाम एनर्जी रिसोर्सेस को अपने कब्जे में करें ताकि अमेरिका को ग्रेट अगेन किया जा सके। लेकिन अंजू, मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि ये दाव उनका कहीं ना कहीं उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो जो तमाम राष्ट्र हैं जिनके ऊपर ये अनड्यू प्रेशर डालने का प्रयास कर रहे हैं वो मिलकर के एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर करके सामने आएगा और दुनिया का 3/4 जनमानस जहां पर रहता है वो आज की तारीख में अमेरिका के खिलाफ है। भारत, ब्राजील, चीन, उन सब से अब अमेरिका की जो डीलिंग्स हैं उसमें आप टोन डाउन देखेंगे। जिस रूस को वो पिछले इतने सालों से गलत सिद्ध करता चला आ रहा है, आज वो उसके साथ डीलिंग करने के लिए तैयार है। आज वो अपने ट्रस्टेड दोस्त को, जिसको कि उन्होंने झोंक दिया लड़ाई में यूक्रेन को, उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि रूस, चीन, भारत, ब्राजील, इन सबको एक साथ अलग करके अमेरिका कहीं जा नहीं पाएगा। उनकी खुद की इकोनॉमी आप देख लें, उनकी जो प्रेडिक्टेड उनकी जो ग्रोथ रेट है उसको आप देख लें। भारत के साथ उनकी एक समस्या ये और है कि किस तरह से भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये उनको नहीं समझ में आ रहा। ये उनको समझ में आ रहा की बात नहीं है, ये उनको पच नहीं रहा कि कैसे किसी दूसरे देश की इकोनॉमी हमसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब जो देश दबाव में नहीं आ रहे हैं उनसे उनका थोड़ा समझ में आ रहा है उनको, अमेरिका को, कि ये यहां पर परेशानी हो सकती है। रूस दबाव में नहीं आया, चीन दबाव में नहीं आया, भारत नहीं आ रहा, ब्राजील नहीं आ रहा, तो अब उनको ओवरऑल परेशानी कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। जहां तक प्रश्न वेनेजुएला का है, ये मेरा मानना है कि अगर वेनेजुएला में अमेरिका कोई भी मिलिट्री एक्शन करता है, पहली बात तो वो करेगा नहीं, सिर्फ शो ऑफ फोर्स है, वो दबाव डालना चाहता है और कोलंबिया के साथ वहां पर जो इशू उनका चल रहा है उसमें उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना चाहता है। वामपंथी विचारधारा के प्रेसिडेंट के साथ वो नाखुश हैं और
उनको ये कॉशन है मेरे हिसाब से, और मुझे नहीं लगता कि वो फिजिकल एक्शन इसके ऊपर लेंगे, लेकिन दबाव बनाने का प्रयास जारी है। पर सर, अगर वेनेजुएला के साथ किसी तरह का पंगा अमेरिका लेता है, और आपने सही कहा कि बहुत सारे ऐसे देश जो अमेरिका को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो भी तो साथ आ सकते हैं। चाइना ने भी तो वेनेजुएला के पक्ष में एक बयान जारी किया है कि ये उनकी संप्रभुता पर हमला है अगर इस तरह की हरकत वो करते हैं। फिर रूस भी तो मदद के लिए आ सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी तो ईरान से भी मदद मांगने की बात कही है। तो अगर ये सारे कंट्री आ जाते हैं और इनडायरेक्टली रूस भी इसमें आ जाता है, फिर तो अमेरिका और रूस फिर आमने सामने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अंजू, मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या होता है, आप जिस प्रकार से अमेरिका वहां पर वेनेजुएला में अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ये डबल स्पीक है। अमेरिका का डबल स्पीक जो है वो पूरी दुनिया को पता है। उसका गाजा में विचार अलग है, उसका यूक्रेन में विचार अलग है, उसका पाकिस्तान में जहां पर के ओसामा बिन लादेन मिला, जो उनके हुक्मरान स्वयं इस बात को मानते हैं कि 30 सालों से वो आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उससे वो अभी दोस्ती। तो उनका ये डबल स्पीक है, उनका कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, और ये अभी से नहीं है, हमेशा से अमेरिका की पॉलिसी यही रही है। 60s में भी जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो वो अपने आप को डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा बादशाह बताते थे, बहुत बड़ा चैंपियन बताते थे। उस समय भी चिली, निकारागुआ, इस प्रकार के कई देश जो कि हार्ड कोर ऑटोक्रेसी और हार्ड कोर डिक्टेटरशिप के में थे, उनसे अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात थे। वजह बिल्कुल साफ थी, क्योंकि उनकी विचारधारा रूस की विचारधारा से अलग थी। तो उनका डबल स्टैंडर्ड हमेशा से इतिहास ने देखा है, और वो हमेशा देखेगा, और वही डबल स्टैंडर्ड यहां भी देखने को मिल रहा है। कहते थे कि जो 19वीं सदी थी वो यूरोप की थी, जो 20वीं सदी थी वो अमेरिका की थी, 21वीं सदी भारतवर्ष की है, 21वीं सदी एशिया की है। अमेरिका जो चाहे कर ले, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका ये दादागिरी वाला रवैया लगातार चलता रहेगा। लेकिन इनको इवेंचुअली, मेरे को ऐसा लगता है कि इनको समझना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन सर, वेनेजुएला का जो मामला है उसमें जो दादागिरी या गुंडागर्दी दिखा रहा है अमेरिका, आरोप तो ये लगा रहे हैं कि ड्रग कार्टेल है वहां पर चल रहा है, स्मगलिंग होती है। आपको नहीं लगता कि जब 2003 या 2 के आसपास जिस तरह से इराक पर हमला किया था, ये कहकर कि वहां पर तो केमिकल वेपन्स हैं, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स उनके पास हैं, सद्दाम हुसैन को अचानक से सुबह सवेरे फांसी पर लटका दिया था, लेकिन वहां पर कहां कोई वेपन मिला, कोई आज तक नहीं बता पाया। तब तो संयुक्त राष्ट्र ने इजाजत दी थी कि अमेरिका वहां जाकर पूरी तलाशी कर सकता है, और यहां पर आप देखिए ड्रग कार्टेल के बहाने घुसा जा रहा है। सर, क्या हमेशा इसी तरीके से अमेरिका की दादागिरी चलती रहेगी, गुंडागर्दी चलती रहेगी, कहीं कोई ब्रेक नहीं लगेगा? ब्रेक लगेगा। इनको भी ये उनका समय जो है वो समाप्ति की ओर है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं बिल्कुल साफ शब्दों में, और ये ब्रेक लगेगा। आज उनके पास है बहुत, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जितनी इकोनॉमी है उससे कहीं ज्यादा उनके ऊपर लोन भी है। तो कई चीजें आपको देखने की आवश्यकता है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है। आपने 2 बातें बोली, यूएन का रोल। यूनाइटेड नेशंस मेरे हिसाब से एक डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस वही करता है जो यूनाइटेड स्टेट्स उनको कहता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का सारा पैसा यूनाइटेड स्टेट्स से, बल्क ऑफ द मनी वहां से आ रहा है। पूरा कंट्रोल अमेरिका का उसके ऊपर है। द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक बहाना था इराक में हमला करने का, इराक में अपने पैर जमाने का, वहां पर अपने सैनिक का बैठा करके रखने का, वहां मिलिट्री बेसिस बनाने का। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक भी WMD उनको मिला नहीं, और उन्होंने वहां के सरकार को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ वो सब जानते हैं। उसी प्रकार से आप मेरे को बताएं कि क्या अगर वेनेजुएला के अपनी इंटरनल इश्यूज हैं, उसका क्या अमेरिका मिलिट्री सॉल्यूशन निकालेगा? कल को वो बांग्लादेश में कहेंगे कि वहां पर माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, तो हम वहां पर आकर के एटम बम चला देंगे। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इनको उनके अपने इंटरेस्ट्स के उसके बीच में देखने की जरूरत है। उनका अपना इंटरेस्ट है, वो वहां पर पूरा आधिपत्य जमा के रखना चाहते हैं, वो वहां पर हथियार अपने बेचना चाहते हैं, कोई ना कोई चीज को बॉइलिंग पॉट बना करके रखते हैं, ताकि वो वहां पर उनके वेपन सिस्टम्स की डिमांड बढ़ती रहे, और हर उस देश में
जहां पर उनको एनर्जी रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं या रेयर अर्थ मिनरल्स नजर आ रहे हैं, वहां जाकर के वो अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उनको बहुत ज्यादा, मुझे लगता है, बहुत ज्यादा परेशानी का सबब इनके लिए बन सकता है। ब्राजील से भी क्या परेशानी है, ब्रिक्स, उनको दिक्कत ब्रिक्स से है, क्योंकि वो ब्रिक्स को अपना कंपेटिटर समझते हैं। वो समझते हैं कि ब्रिक्स इकोनॉमिक फोरम है और ये हमारे डॉलर को अंडरमाइन कर रहा है, हमारी करेंसी पे ये हमला है, हमारे जो पैसों के ऊपर दादागिरी थी उस पर इसका कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। इसलिए तमाम ब्रिक्स कंट्रीज के साथ इनका इशू है। ब्राजील पे भी इन्होंने जबरदस्त टैरिफ्स लगाए हैं, लेकिन चीन के साथ ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चीन के ऊपर ये अभी भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट है। देखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स की एक बात हमको समझने की आवश्यकता है। रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन, उनका रिफाइनिंग और उनको यूजेबल बनाना एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है। रेयर अर्थ मिनरल होना और उनको तैयार कर पाना फाइनल प्रोडक्ट में, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। और इसको 80 के दशक से लेकर के आज तक चीन ने इसके ऊपर एक मास्टरी कर रखी है। इसी वजह से आज की तारीख में बहुत सारा दुनिया चीन के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए निर्भर है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। इसी वजह से अमेरिका चीन के साथ उस सख्ती के साथ पेश नहीं आ सकता जैसे कि वो भारत और ब्राजील के साथ करने की कोशिश कर रहा है। और उनको यहां से भी सही जवाब मेरे को लगता है मिलेगा। और उनकी जिस प्रकार की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं अमेरिका से, वो उनको इस बात का द्योतक हैं कि वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं भारत के साथ भी कोई और तरीके से डील करने की आवश्यकता है। सर, वेनेजुएला के साथ तो जो कुछ किया जा रहा है वो सबको समझ में आ रहा है, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। और जैसे आपने कहा कि अमेरिका के अंदर भी उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है कि वो डरे हुए हैं कि अभी देखो एससीओ में पीएम मोदी जाने वाले हैं, जापान का दौरा भी वो कर रहे हैं और उसके बाद पुतिन से भी मुलाकात हो सकती है, चाइना जाएंगे तो वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। तो ये जो तीनों देश साथ आ रहे हैं, चाइना, भारत और रूस, इससे भी तो डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए होंगे। उनको लग रहा होगा कि ये तो अलग से इकट्ठे हो गए, मैं अकेला रह गया। बिल्कुल बिल्कुल अंजू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये MAGA नहीं है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है। जिस प्रकार से अमेरिका आज की तारीख में पूरी दुनिया के साथ हैंडलिंग कर रहा है, चाहे वो ग्रीनलैंड का इशू हो, चाहे वो यूक्रेन का इशू हो, चाहे वो यूरोप और नाटो के साथ उनके संबंध हो, चाहे रूस के साथ उनके संबंध हो। एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन वार्निंग दे देते हैं, तीसरे दिन डेडलाइन दे देते हैं। चाहे वो उनका मिडिल ईस्ट की पॉलिसी हो, चाहे उनकी अफ्रीकन पॉलिसी हो, चाहे उनकी लैटिन अमेरिकन पॉलिसी हो, तमाम पॉलिसीज में उनकी एरोगेंस और उनकी बौखलाहट, जिस शब्द का आपने प्रयोग किया, वो साफ नजर आ रही है। उनको स्वयं नहीं मालूम है ये बात, वो अमेरिका के लोग मानते हैं कि इतनी तेजी से तो कोई भी रंग नहीं बदल सकता जितनी तेजी से डोनाल्ड ट्रंप के बयान बदलते हैं, उनका सोच विचार बदलता है। वो एक बिजनेसमैन है और वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की डील करना जानते हैं, इसीलिए ये शब्द डील है। वरना अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में डीलें नहीं हुआ करती हैं। अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में आप कोई आपस में संबंध स्थापित करते हैं, आप आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे का साइड। तो ये जो डील शब्द है, ये कमर्शियल है और सिर्फ अपना फायदा देखता है अमेरिका। और वही हो रहा है, वही उसने मिडिल ईस्ट में पहले भी किया था, अब भी कर रहा है। उनके डबल स्पीक, डबल स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं। और जो नया अलाइनमेंट उभर करके सामने आ रहा है, अगर वो सही शेप ले लेता है, एससीओ की मीटिंग में रशिया भी होगा, भारत भी होगा, चीन भी होगा। उसके बाद भारत ने जिस प्रकार से पूरी तरह से इसके असर को दिखने नहीं दिया, इतने टैरिफ लगाने के बाद भी, वो भी उसकी बौखलाहट का एक बड़ा भारी कारण है। और मेरे को ये लगता है कि जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा अलाइनमेंट उभर करके सामने आ रहा है, और इसमें कुछ और बड़े राष्ट्र, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसे, यानी कि जो ब्रिक्स का ओवरऑल कंस्ट्रक्ट है, वो भी अमेरिका के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी समस्या उनको नजर भी आ रही है और समस्या सिद्ध हो सकती है। अगर वो अभी भी नहीं चेते अंजू, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा परेशानी आने वाले समय में देखने को मिलेगी।
सर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दे दिया है ना। अब वो कह रहे थे कि मैंने तो भारत से जब बात की थी सीज फायर की तो 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन भारत तो 5 घंटे में ही घुटने टेक गया। 5 घंटे में ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर कर ली। तो आप सोचिए ये स्टेटमेंट बंद भी होंगे डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि इधर डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया, उधर तू तड़ाक पर उतर आए राहुल गांधी। जहां तक सवाल राहुल गांधी का है, वो एक बहुत ही अपरिपक्व और बहुत ही निम्न कोटि के इंसान कहूंगा मैं। पॉलिटिशियन तो दूर की बात है, इंसान। कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने से 50-30 साल बड़े व्यक्ति के लिए इस तरीके की भाषा प्रयोग में नहीं ला सकता, खास करके तब जबकि वो उस आपके देश का प्रधानमंत्री है। उनको पता नहीं है कि बात कैसे करनी है, बोलना क्या है, और वो बिल्कुल उनका जो सोच विचार का तरीका है, यही वजह है 90 इलेक्शन अपने नेतृत्व में वो हरवा चुके हैं और 90 और हरवाएंगे अगर वो रहे तो। पहली बात। जहां तक सवाल राहुल गांधी के बयानों का है, मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी को भी उनके किसी भी बयान को सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें स्वयं नहीं पता कि वो कह क्या रहे हैं। इस प्रकार की भाषा नॉन पार्लियामेंट्री नहीं, ये नॉन सिविल, नॉन स्ट्रीट, स्ट्रीट अर्चिन्स भी इस प्रकार की भाषा अपने से सीनियर और देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग में नहीं लाएंगे। जहां तक सवाल डोनाल्ड ट्रंप का है और उनके इस क्लेम का है, प्रधानमंत्री ने इसको पहले दिन क्लियर कर दिया था कि हमारे पास कोई दबाव नहीं आया। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे पास किसी का फोन नहीं आया। उन्होंने कहा है उपराष्ट्रपति ने बात करी थी, वो अलग बात है। और यही बात, ये देखिए, जो हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं उसमें यही चीज देखने की होती है, किस प्रकार से हमारे विपक्ष ने, जिसको कि कुछ पता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, उन्होंने दबाव डाल डाल करके, वो लगातार अभी भी वो विपक्ष इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि नहीं आप तो ट्रंप का नाम लो, ट्रंप को आप गाली दो। ये उनका मानना है राहुल गांधी का और उनके लोगों का। और यही चीज है, इसी वजह से जो है वो ट्रंप भारत के खिलाफ होते जा रहे हैं उससे। लेकिन एक बात बता रहा हूं, भारत को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये बात हमको समझनी है, भारत की जनता को समझनी है कि किस प्रकार से भारत को हर स्टेटमेंट राहुल गांधी का भारतवर्ष के लिए नुकसानदायक, अहितकारी सिद्ध होता है। उनकी जो इतनी बातें उन्होंने कही हैं, कोई किसी ने घुटने नहीं टेके, घुटने पाकिस्तान ने टेके हैं। बात सीज फायर उन्होंने मांगा था, भारत ने नहीं मांगा था, ये बात कही जा चुकी है। डीजीएमओ ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया, रक्षा मंत्री ने कह दिया, अब किसकी जरूरत? दोनों ट्रंप और हमारे सीओपी एक भाषा बोल रहे हैं। ये जब तक डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ की भाषा बोलते थे तब तक सीओपी और उनकी गैंग उनके खिलाफ थी। आज डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ बोल रहे हैं तो सीओपी और उनकी गैंग डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोल रही है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। उनके, हमारे विपक्ष को, माननीय विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ भारत का विरोध करना है। हर वो चीज जो भारत के विरोध में खड़ी है, परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो भारत के खिलाफ है, उसके साथ इनकी आवाज है। और वो आवाज भी आज इस निचले स्तर की हो गई है कि मुझे लगता है कि हमारे देश की जनता को इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी प्रकार से इनके किसी भी बात को सीरियसली, मुझे लगता है, नहीं लेना चाहिए, और नहीं ले रही है जनता। आप देखेंगे आने वाला समय इस बात को दिखाएगा। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट, इररिस्पॉन्सिबल और इमैच्योर स्टेटमेंट है उनका, और भाषा का प्रयोग बहुत गलत उन्होंने किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। वो तो बिहार में घूम घूम कर वोट चोर कुर्सी छोड़िए नारा लगा रहे हैं दोनों भाई बहन, तो उनके बारे में ज्यादा बात क्या की जाए। लेकिन इस बीच सर, जैसे टैरिफ बढ़ाए, कहा ये सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने भारत पर, अब तो इम्प्लीमेंट भी हो गया, इसके बाद भी भारत ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब जो फाइनेंस मिनिस्टर है डोनाल्ड ट्रंप के, स्कॉट बेसेंट, वो कह रहे हैं कि भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, इवेंचुअली हमको साथ आना ही होगा। मतलब कहीं सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है आपको अमेरिका का स्टैंड, और शायद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को इस काम में लगा दिया हो। बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका भी इस बात को जानता है, इस बात को समझता है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप, इस बात को समझता है कि भारत जैसे विशाल देश को, इतने बड़े मार्केट को कैसे कोई पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर सकता है। संभव नहीं है। ये इनको
ये इन्होंने दबाव डालने की कोशिश की है, लेकिन हमारी देश की लीडरशिप इस दबाव में नहीं आई है और इस बात का झटका उनको ऑलरेडी लग गया है। हमने साफ कर दिया है कि कोई भी ऐसी डील जो कि हमारे किसानों, हमारे मछली पालकों, हमारे पशुपालकों और हमारे छोटे उद्योगों के लिए अहितकारी होगी, वो डील हमें मंजूर नहीं है। आपको ट्रेड हमारे साथ करना है तो करें, आपको नहीं करना है तो वो आपकी इच्छा है। ये बिल्कुल साफ कर दिया है। भारतवर्ष के पास कुछ सेक्टर्स में नुकसान जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, नुकसान होगा। आपका इतना टैरिफ हो गया है, जो डायमंड एक्सपोर्ट है उस पर असर पड़ेगा, जो हमारा कपड़ों का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उस पर असर पड़ेगा। जो हमारे अमेरिका के साथ हमारी काफी बड़ी डीलिंग थी, 500 बिलियन या उसके आसपास के हमारा ट्रेड था उनके साथ, तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं और ये न केवल सरकार तैयार है, हमारे यहाँ के उद्यमी तैयार हैं, हमारे यहाँ के जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग तैयार हैं। कोई किसी ने इसके खिलाफ बातचीत नहीं करी सिवाय हमारे यहाँ के विपक्ष के। बाकी सब भारतवर्ष के साथ हैं, भारतवर्ष को इस कठिन परिस्थिति में मदद करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक आवाज है जो कि प्रश्न बार बार भारतवर्ष से पूछे चली जा रही है, और आप अभी बिना उसके आपको इतना असर आप ट्रंप का देख रहे हैं क्योंकि उसकी ईगो बहुत बड़ी है। सारा अधिकतर निर्णय उसके ईगो पर आधारित होते हैं। उनको पाकिस्तान ने उनका नाम नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड कर दिया और पहले दिन से पाकिस्तान ये मान रहा है कि भाई हमने तो अमेरिका के कहने पर सीज फायर करा। ये बात हमने नहीं कही। ये सबसे बड़ी समस्या है ट्रंप की, सबसे बड़ी। कुछ भी हो, कुछ भी कहते रहें, सबसे बड़ी उनकी समस्या ये है। भारत की प्रगति उनकी समस्या है। आज भी भारत की इकोनॉमी 6.7 या 6.8% से ग्रो करेगी। आईएमएफ की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की रिपोर्ट नहीं है। और चाइना सेकंड है, वो 5 के आसपास, 5.1 के आसपास है। ये भारत की प्रगति है, ये उनको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन एक बात अमेरिका अब भी जानता है कि अगर उनको चीन को काउंटर करना है तो उनके पास भारत के साथ सही संबंध रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर चीन, भारत और रूस इकट्ठे आ गए तो अमेरिका को पता नहीं पड़ेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल सर, वो जो क्वाड बनाया गया था वो इसीलिए तो बनाया गया था कि चाइना को घेरा जाएगा। अमेरिका की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन अब अगर ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलता है तो लॉस अमेरिका का ही होगा, शायद उसकी रियलाइजेशन उनको हो रही है और इसीलिए नया राजदूत भी भारत में भेजा जा रहा है, सर्जियो गोर, और कहा जा रहा है कि शायद वो भी संबंधों को ठीक करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये भी इत्मीनान की बात है सर कि भारत ने बहुत सारे नए देशों के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए समझौते किए हैं हाल फिलहाल में, और जो घाटा अमेरिका से भारत को अगर होता है तो उसकी जो भरपाई है वो दूसरे देशों से की जा सकती है। ये बात लगातार हमारी सरकार कह रही है। ये जो परिस्थिति आज दिखाई दे रही है, इस परिस्थिति को पिछले 10-12 वर्ष पहले एंटीसिपेट कर लिया गया था और इसीलिए सर्वाधिक जोर आत्मनिर्भरता की ओर था। आत्मनिर्भरता हर सेक्टर में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चाहे वो मैरीटाइम रिसोर्सेज हो, क्या कोई भी हो, और आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसी वजह से हम किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। भारत ने अपने आप को खोल दिया है और भारत को अब अमेरिका के ऊपर निर्भरता इतनी नहीं है कि उसके बगैर हमारा काम ना चले। और यही बात तो अमेरिका को चुभ रही है। उनको तो लग रहा था कि वो टैरिफ और सैंक्शंस लगाएंगे तो भारत झुक जाएगा और भारत सारी शर्तें मान लेगा। लेकिन भारत के नेता, खासतौर पर हमारे प्रधानमंत्री, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जर्मनी के अखबार ने लिखा था ना कि 4 बार फोन किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को, उन्होंने फोन नहीं उठाया। और डोनाल्ड ट्रंप ने गाहे बगाए खुद भी स्वीकार किया है कि मैंने 3 बार फोन किए थे। तो आप सोच लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत इस वक्त क्या है सर। नाक का सवाल बना हुआ है उनके लिए भारत के साथ ये समझौता करना, ये ट्रेड डील करना। लेकिन भारत है कि सुनने को तैयार ही नहीं है और शायद इसीलिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और अपनी भड़ास डोनाल्ड ट्रंप कहीं वेनेजुएला में जाकर निकालने के चक्कर में, लेकिन वहां की बाजी भी उल्टी पड़ सकती है। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।